हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग वेक्टर एंड थ्री डी ज्योमेट्री की कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। और ये जेई मेन और एडवांस दोनों में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और दूसरी बात कि काफ़ी इजी भी है। और ये वाला पोर्शन जो इसका आप देख रहे हैं थ्री डी ज्योमेट्री, ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। और ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक्स की कैटेगरी में आता है। ये हो गया या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। तो आपको इस चैप्टर में कमांड लाने के लिए बस लेक्चर्स को ध्यान से सुनना है, प्रैक्टिस करनी है, कुछ असाइनमेंट्स मैं दूंगा उसको अच्छे से सॉल्व करना है। और फिर मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप एग्जाम में नहीं कर सकते। तो चलिए अब आगे बढ़े, इसमें अगर बात शुरू करें अपनी, तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज आप सभी ने फिजिक्स में सुना होगा, किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनको क्वांटिफाई किया जा सके, जिनको मेजर किया जा सके, उनको फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या आते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को यहाँ पर हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। पहली है स्केलर क्वांटिटीज, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, है ना। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका केवल मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता है, ऐसी क्वांटिटीज को बोलेंगे स्केलर क्वांटिटीज। जैसे आप सभी को पता होगा, स्पीड हो गया, ठीक है, या डिस्टेंस बोल दिया। ठीक, उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात, दे फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये बात समझते हैं, लेकिन पहली बार वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होना चाहिए। और इसके एग्जांपल जो आपने सुने होंगे, वेलोसिटी हो गया या फोर्स हो गया। ठीक, तो ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब इस बात का क्या मतलब है, फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? तो इस बात का मतलब ये है कि देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाता, वो स्केलर क्वांटिटी कहलाता है। उसका रीजन क्या है कि जैसे मान लो कि आपने ए से बी तक ट्रेवल किया, ठीक, फिर बी से सी तक ट्रेवल किया, और फिर सी से ए तक ट्रेवल किया। मतलब कि अगर इसको बनाएं कि ये ए से पहले आपने बी तक ट्रेवल किया, फिर बी से सी तक ट्रेवल किया, और सी से ए तक ट्रेवल किया। तो अगर आप वापस ए पे आ गए तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। लेकिन यही अगर इसमें ए से करंट कुछ फ्लो कर रहा होता, ए से बी, बी से सी और सी से ए, तो क्या ए पर करंट जीरो होता? नहीं होता, है ना। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप ऐसा एक सर्किट बनाना और फिर ए पर टच करके देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि ए पर करंट जीरो नहीं है ना। तो इसीलिए जो ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब अगर बात करें वेक्टर्स की, तो वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग ने एरो बना दिया कुछ, और रिप्रेजेंट करने को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कुछ ऐसे करके और ऐसे एरो बना दो। ठीक है, तो मान लो इसको ए बोल दें और इसको बी बोल दें, तो मतलब वेक्टर जो है वो ए से बी की तरफ जा रहा है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए बी वेक्टर, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ए बी और यहाँ पर बार लगा देते हैं। तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ए से बी है। और कई बुक्स में आप देखेंगे कि बस क्या करते हैं कि इसको, जहां पर वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको बोल्ड में लिख देते हैं। तो ऑब्वियसली हम ये तो नहीं फॉलो करेंगे, है ना, कि हर बार बोल्ड करने बैठे, है ना। तो वेक्टर को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी बात, इसमें जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, इसको हम लोग टेल बोलते हैं, या फिर इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर। और जो बी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हेड बोलते हैं, या फिर टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं, और बोलने को आप एंड पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये दूसरी बात। और जो पूरी ये लेंथ है, इस वेक्टर की जो लेंथ है ए से बी में, उसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी सिंपली मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, है ना। किसी भी क्वांटिटी में दो चीजें होती है ना वेक्टर क्वांटिटी में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ उसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? मॉडुलस ऑफ, या मॉड ऑफ, या मॉडुलस ऑफ ए बी। ये तो एकदम कॉमन सी बात जो होपफुली मोस्टली लोगों को पहले से पता होगी। उसके बाद एक बात और करेगा यहाँ पर कि जैसे मान लो कि ये वेक्टर हम लोग ने यहाँ पर बनाया,
तो ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है यहाँ पर, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक। इसके लिए एक और टर्म भी आता है, सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि ना किस बात का क्या मतलब है। इसी को एक और चीज भी बोलते हैं, या फिर सपोर्ट ऑफ वेक्टर, है ना, वेक्टर इस पर सपोर्टेड है। कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन चेंज करने से उनका इफेक्ट चेंज हो जाता है, और कुछ का इफेक्ट चेंज नहीं होता है ना, तो सपोर्टेड नहीं है, सपोर्ट ऑफ वेक्टर है। ठीक। चलो, तो इतनी बात आई आपको क्लियर होगी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दूसरी बात, लाइन ऑफ एक्शन या सपोर्ट का क्या मतलब है, जिस लाइन के अलोंग वो एक्ट कर रहा है। और मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ ए बी, और उसका मतलब क्या होता है, वेक्टर की लेंथ। ठीक। अब डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर होते हैं, तो उनके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला होता है यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड होगा एक फिक्स डायरेक्शन में, उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली ये कैप का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में, कि जब तक एग्जाम में बोला ना जाए तब तक आप मानना नहीं कि अगर कहीं पर ए बी कैप लिखा हुआ है तो स्पेशली जेई एडवांस में आपको बाय डिफॉल्ट ही मान लेना चाहिए कि वो यूनिट वेक्टर है। अगर ए बी कैप लिखा है और वो यूनिट वेक्टर होगा तो वो बोल देंगे खुद से कि भाई ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, आप खुद से मत मानना, क्योंकि एग्जाम मोस्टली जो है जेई एडवांस टाइप के, वो हमेशा मेंशन करते हैं कि हाँ भाई ये वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है। ठीक। अब यूनिट वेक्टर आता कैसे है, जैसे कोई भी वेक्टर आपको पता हो, ए बी वेक्टर, और उसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो क्या करो, बस उस वेक्टर को अपने खुद के मॉडुलस से डिवाइड कर दो, तो वेक्टर का क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ए बी कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए बी, या कोई सिंपल सा ए वेक्टर है जिसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। और अगर इसी को आप दूसरे तरीके से लिखो, तो आप वेक्टर ए को क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप, है ना। तो ये भी एक अच्छी चीज है, यहाँ पर पढ़ समझने का दूसरा तरीका है कि किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो कभी भी कोई वेक्टर निकालना हो तो आपको उसका मैग्नीट्यूड पता हो, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कंप्लीट वेक्टर आ जाएगा, है ना। और बाकी यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका आपके सामने है। उसके बाद नल वेक्टर या जीरो वेक्टर किसे बोलते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका सेम इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट हो, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जीरो वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका जीरो मैग्नीट्यूड होता है और इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन होता है, क्योंकि एक पॉइंट है तो हमें पता ही नहीं कि ये पॉइंट किधर जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो हमें पता ही नहीं कि आगे किस डायरेक्शन में जाएगा। तो बोलने वाले लोग ये भी बोल देते हैं कि इसका आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, या फिर इनडिटर्मिनेट डायरेक्शन है कि हमें नहीं पता कि अब इसको कहाँ पर जाना है, क्योंकि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो एक एग्जांपल जैसे आप सिंपल सा नल वेक्टर का सोचो, तो ये हो सकता है ए वेक्टर, हो सकता है कि नहीं, जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना नल या जीरो वेक्टर। उसके बाद पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर आप अच्छे से समझेंगे, पोजीशन वेक्टर से हमारा सामना पूरे चैप्टर में होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट विद ओरिजिन एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट। जैसे मान लो कि अभी एक्स वाई प्लेन की बात करें, कुछ ऐसे, तो मान लो ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। ठीक। अब मान लो मैंने कोई पॉइंट ले लिया, से 2,3 ले लिया, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा, ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें, और उस वेक्टर का डायरेक्शन किधर की तरफ हो, पॉइंट की तरफ हो, डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट। तो ये जो ओ ए वेक्टर है, इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। ओ ए वेक्टर क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ऐसे ही मान लो कोई और वेक्टर है, मान लो पॉइंट है, सपोज कर लो एक पॉइंट हम लोग ने ले लिया यहाँ पर 1,4। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो आप अगर इसमें एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि आप कोई भी नया पॉइंट लोगे तो उसका पोजीशन वेक्टर डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा। मान लो हम लोग ने कोई तीसरा पॉइंट ले लिया, तो उसका पोजीशन वेक्टर इस तरीके से आएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दुनिया के हर पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो एक यूनिक वेक्टर होगा, और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, पॉइंट की तरफ होता है, ना कि ओरिजिन की तरफ, है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पॉइंट।
तो पोजीशन वेक्टर से हमारा कई जगह आमना सामना होगा और कुछ बातें इसके बारे में और भी पढ़नी है, वो आगे के लेक्चर्स में और इस लेक्चर में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक, चलो। फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स नहीं होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फिक्स होता है। वेक्टर हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट फिक्स्ड बट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज फिक्स्ड इज कॉल्ड अ फ्री वेक्टर। इट्स एक्शन इज नॉट कंफर्म्ड और एसोसिएटेड विद अ यूनिक लाइन इन स्पेस। मतलब इसकी लाइन ऑफ एक्शन आप चेंज कर सकते हो व्हाइल रिटेनिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इन शॉर्ट आप समझो कि फ्री वेक्टर की अगर हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर देते हैं तो उसके फिजिकल इफेक्ट जो होता है उस पर फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कि तुम्हें ये दो पैरेलल रोड्स हैं और इस रोड के परपेंडिकुलर चलते हुए सामने वाली रोड पर पहुंचना है, और समझ लो कि इनफाइनाइट लेंथ की दो रोड्स हैं। ठीक, तो जो वेलोसिटी वेक्टर है तुम उसको यहां से स्टार्ट करो या यहां से स्टार्ट करो, इस पॉइंट से स्टार्ट करो परपेंडिकुलर, या इस पॉइंट से स्टार्ट करो, या इस पॉइंट से स्टार्ट करो, या इस पॉइंट से स्टार्ट करो, या फिर इस पॉइंट से, या किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करो, उससे आपका जो फिजिकल इफेक्ट है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस वाली ही रोड पर पहुंचोगे। ठीक है ना? तो इस केस में इसको बोल सकते हैं, फ्री वेक्टर का एग्जांपल समझ सकते हैं कि वेक्टर की जो सपोर्ट या लाइन ऑफ एक्शन को चेंज करने से वेक्टर के फिजिकल इफेक्ट पर फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं फ्री वेक्टर। और हम लोग अपने सिलेबस में जितने वेक्टर कवर करेंगे उसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे ही फ्री वेक्टर होंगे। ठीक, फिर बात आती है फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है। पहली बात तो हाँ, ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये एक पॉइंट जरूर ध्यान रख लेंगे, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फ्री वेक्टर डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और फिजिकल इफेक्ट। तो किसी भी फ्री वेक्टर का पैरेलल डिस्प्लेसमेंट इन तीनों में से कोई भी चीज चेंज नहीं करता है ना। तो ये हम लोग ने बोल भी दिया है, आपको पिछले एग्जांपल में मैंने समझा भी दिया, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर की बात करें तो अ वेक्टर हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज फिक्स्ड इज कॉल्ड फिक्स्ड वेक्टर। द फिजिकल इफेक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट ऑल्सो ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे एक ऐसा वेक्टर जिसकी आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर चेंज कर दोगे तो फिर उसका फिजिकल इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, या उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोर्स बोल सकते हो आप, है ना। फोर्स अगर आप अलग अलग पॉइंट पे लगाते हो सकता है आपको अलग अलग उसके इफेक्ट्स मिले। या फिर पोजीशन वेक्टर को एक फिक्स्ड वेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को आप इधर उधर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फिक्स या यूनिक होता है। ठीक है ना? तो ये फिक्स वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर के एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे आप ऐसे समझो कि मान लो ये बॉटल एक है। ठीक, एक बार तुमने फोर्स यहां पर लगाई, ठीक, और एक बार तुमने फोर्स यहां पर लगाई, तो दोनों में क्या इफेक्ट सेम होगा? सेम मैग्नीट्यूड की मान लो फोर्स लगाई, लेकिन एक बार ऊपर लगाई एक बार नीचे लगाई। हो सकता है कि इस वाले केस में आपको क्या मिले, आपको स्लिपिंग इफेक्ट मिले, बॉटल की स्लिपिंग की टेंडेंसी मिले। लेकिन जब आप ऊपर फोर्स लगाओगे सेम मैग्नीट्यूड की, तो हो सकता है आपको टॉपलिंग इफेक्ट मिले, बॉटल की टॉपल करने की टेंडेंसी हो जाए। तो यानी कि देखो, फोर्स का हमने लाइन ऑफ एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज किया तो उसका फिजिकल इफेक्ट भी चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर। ठीक, उसके बाद इक्वल वेक्टर्स, ये ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये हम लोग को कई जगह यूज करना होगा। दो वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल कब कहलाएंगे? ये बात तो सभी को क्लियर होगी, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, दे हैव सेम डायरेक्शन एंड दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर को तो सेम नहीं बोल सकते ना, क्योंकि दोनों अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात भी क्लियर है कि दो वेक्टर्स बराबर होंगे तो सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ये वाली बात बहुत अच्छे से आपको समझनी है, दे हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट। ठीक, वो कैसे, मतलब कि सेम सपोर्ट हो, मतलब सेम लाइन पे एक्ट करो तो भी चलेगा, पैरेलल एक्ट कर रहे हो तो भी चलेगा। जैसे मान लो कि एक वेक्टर है जो यहां पर है, ठीक, फिर उसको हमने शिफ्ट कर दिया यहां पर, फिर उसको हमने शिफ्ट कर दिया यहां पर, फिर उसको यहां ले आए, यहां ले आए, या ऐसे ले आए। तो हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहे हैं और इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहे हैं। तो ये वेक्टर है, या फिर 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 ये वेक्टर है, या ऐसे जितने भी वेक्टर्स बन रहे हैं, ये सब डिफरेंट वेक्टर नहीं है, ये सब सेम वेक्टर हैं, क्योंकि इनके सपोर्ट क्या है स्पेस में, या तो सेम है या पैरेलल है।
तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स, और चूंकि हम लोग फ्री वेक्टर्स हैं तो हम उनको ट्रांसलेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम लोग जितने वेक्टर्स मोस्टली पढ़ेंगे वो सब पहली बात तो फ्री वेक्टर होंगे, और अगर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिटेन कर रहे हो तो उसको कहीं भी ले जा रहे हो, यहाँ यहाँ यहाँ, बट डायरेक्शन नहीं चेंज करो, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करो, तो वो फ्री होने के साथ साथ क्या कहलाएंगे, इक्वल भी कहलाएंगे। और बाकी सेम फिजिकल क्वांटिटी तो रिप्रेजेंट उनको करना ही करना है। तो जैसे यहाँ पर आप ये देखो कि ये बहुत सारे वेक्टर हैं और सबके सपोर्ट देखो पैरेलल है, और मैंने जितने भी वेक्टर बनाए हैं ये इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको सेम दिख ही रहा होगा। तो ये सारे के सारे डिफरेंट वेक्टर नहीं है, ये एक ही वेक्टर बना हुआ है, बस उसको हम लोग ने अलग अलग जगह ट्रांसलेट कर रखा है वाइल रिटेनिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और फ्री वेक्टर है तो हम पैरेलल सपोर्ट पे उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जितने वेक्टर हैं, इसमें कोई पूछा जाए कि इस फिगर में इस या इस स्लाइड में ओवरऑल आपको कितना वेक्टर दिख रहा है, यूनिक, कितने यूनिक वेक्टर दिख रहे हैं, तो एक ही यूनिक वेक्टर है ना, क्योंकि सारे के सारे वेक्टर्स क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स है ना। तो इक्वल वेक्टर्स के बारे में ये जो आपको बात मैंने बताई है, इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम कई जगह वेक्टर्स को ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, उसके बाद पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर। अब देखो यहाँ पर ये फ्री वेक्टर की वजह से हम लोग ने पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर एक ही चीज को बोला है। तो इफ द लाइन ऑफ application of given vectors are parallel, then they are called parallel vectors. If their direction is same, they are called like vectors, and opposite, then they are called unlike vectors. ठीक है, तो अगर लाइन ऑफ एप्लीकेशन दो वेक्टर्स की पैरेलल होगी तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। जैसे मान लो कि ये वेक्टर है और एक ये दूसरे वेक्टर की लाइन ऑफ एप्लीकेशन है और दोनों पैरेलल है। तो अब इस लाइन पे जो वेक्टर एक्ट करेगा, ठीक है, और इस लाइन पे जो वेक्टर एक्ट करेगा, वो दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। और कोलिनियर क्यों बोल रहे हैं, कोलिनियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इस वेक्टर को उठाकर पूरा का पूरा इसके ऊपर रख सकते हैं, इससे ओवरलैप करा सकते हैं। तो इसीलिए कोलिनियर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्री वेक्टर है तो हम इसको शिफ्ट करके यहाँ भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे वेक्टर जिनकी लाइन ऑफ एप्लीकेशन पैरेलल होगी उनको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। और फिर ये जो आगे की बात लिखी है, ये आप खुद से समझ सकते हो कि उनको लाइक वेक्टर्स बोलेंगे अगर उनका डायरेक्शन सेम होगा, और ऑपोजिट होगा तो अनलाइक वेक्टर। मतलब एक सिचुएशन हो सकता है कि आपके पास ऐसी हो कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल है और डायरेक्शन सेम साइड है, तो इनको बोलेंगे लाइक वेक्टर्स। ठीक है, और एक सिचुएशन आपके पास ऐसी हो सकती है कि ये ऐसे करके कुछ, एक वेक्टर इधर हो और एक वेक्टर इधर हो, तो इसको अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इसको पैरेलल बोल देते हैं, इसको एंटी पैरेलल बोल देते हैं, बट ये जो डेफिनेशन हम लोग ने लिखी ये एक्यूरेट डेफिनेशन है, जिसमें सपोर्ट अगर पैरेलल है या लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है तो वेक्टर्स को पैरेलल बोला जाएगा, भले वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आ रहे हो। ऑपोजिट में होंगे तो अनलाइक बोल देंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे तो लाइक वेक्टर्स बोल देंगे। ठीक, उसके बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब इसमें लिखा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन देम व्हेन दे हैव सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। जैसे बात को समझो कि जैसे मान लो कि एक वेक्टर कुछ ऐसे है, ठीक, और दूसरा वेक्टर हम लोग ने कुछ ऐसे बनाया, तो इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, और अभी फिलहाल तुम देख पा रहे होगे कि इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि या तो उनका इनिशियल पॉइंट सेम हो या उनका फाइनल पॉइंट सेम हो। तो अब जो स्मॉलेस्ट एंगल आएगा ये थीटा, इसी को क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। होने को ऐसा भी हो सकता था कि आप ये वाला एंगल मेजर कर देते, लेकिन आपको स्मॉलेस्ट वाला हमेशा एंगल बताना है, तो वो एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब मान लो कि वेक्टर्स कुछ ऐसे दिए हुए हैं कि एक वेक्टर कुछ यहाँ है और एक वेक्टर कुछ यहाँ है, ठीक है। अब इनके बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, तो बात आती है कि इनके बीच में कैसे एंगल कैलकुलेट करें, इनका तो ना इनिशियल पॉइंट सेम है ना फाइनल पॉइंट सेम है। तो जाहिर सी बात है कि वो हम बड़े आराम से बना सकते हैं। कैसे, इस वेक्टर को आप शिफ्ट करके यहाँ पर ले आओ, दोनों के आपने क्या कर दिए, इनिशियल पॉइंट सेम कर दिया, तो अब ये जो स्मॉलेस्ट एंगल आएगा इसको थीटा बोलेंगे। या फिर आप एक काम और कर सकते थे कि इनके फाइनल पॉइंट सेम कर देते, आप इस वेक्टर को उठा के यहाँ पर रख देते, तो इनके फाइनल पॉइंट सेम हो गए। तो ऐसा करने के बाद जो वेक्टर्स के बीच में एंगल आता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो आप ये सोचो कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि एक वेक्टर ऐसे हो और दूसरा वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हो,
ठीक है, तो उस केस में इनके बीच का एंगल कितना होगा, उस केस में इनके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक, और अगर दोनों ही हम लोग सेम डायरेक्शन में बना दें, मतलब कि इसी के नीचे एक वेक्टर ऐसे बना दें, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एंगल कितना दे देगा, जीरो वेक्टर, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो एंगल बिटवीन वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं कि कहां से कहां होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा क्लोज इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल पाई। और बस आपको ध्यान क्या रखना है कि एंगल कैलकुलेट करते वक्त या तो इनिशियल पॉइंट सेम बनाए या फाइनल पॉइंट सेम बनाए, है ना, दोनों से ही बात सेम आएगी। तो जैसे ये वाले वेक्टर में हम लोग ने एग्जांपल भी देखा था, पहले इसको यहाँ ट्रांसलेट किया था, इनिशियल पॉइंट सेम बना लेते हो, फिर इसको ट्रांसलेट करके यहाँ बना दिया तो फाइनल पॉइंट सेम बना लिया। ठीक, अब ये कुछ केस है। और हाँ, एक बात और समझ लेंगे यहीं पर ही कि एंगल बिटवीन वेक्टर, जैसे मान लो ए और बी के बीच के एंगल को शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है ऐसे। ये कहीं भी आप नोटेशन देखें कि आपसे पूछा जाए कि फाइंड दिस, तो मतलब वो क्या हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन हम लोग से ए और बी के बीच का एंगल पूछ रहा है कि कितना होगा ना, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है टॉप पे, ये एंगल पूछने का तरीका है। ठीक, तो अब जैसे ये केस है कुछ, इसमें आपको ए और बी के बीच का एंगल बताना है। तो जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसमें क्या दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है, सेम है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर इसमें बता सकते हैं जो भी एंगल इस वक्त दिख रहा है। तो वो एंगल कितना दिख रहा है, 25 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला केस देखो जरा कि इसमें एंगल कितना होगा, तो क्या इसमें दोनों वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट सेम है, नहीं सेम है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो ये करें कि इस वाले वेक्टर को आगे शिफ्ट करके इनिशियल पॉइंट सेम करें, या फिर ये कर सकते हैं कि इस वाले वेक्टर को उठा के यहाँ पर रखें, या फिर इस वाले वेक्टर का जो हेड है वो उठा के यहाँ पर रखें। मतलब इन शॉर्ट आपको या तो इनिशियल पॉइंट सेम बनाना है या फाइनल पॉइंट सेम बनाना है। तो ये वाले वेक्टर को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा आपके। ठीक, तो ये ऐसा जब बन जाएगा तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, है ना। हम लोग ने इसी वेक्टर को यहाँ पर शिफ्ट किया है, तो अब जो वेक्टर्स के बीच का एंगल आएगा दैट विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 120 आंसर चेंज हुआ क्योंकि हेड और टेल कोइंसाइड करी थी। या तो हेड्स कोइंसाइड करे, आप ये भी कर सकते थे कि ये ना करने की बजाय इसको ऊपर शिफ्ट करके इनके ये चीज सेम कर लेते, हेड सेम कर लेते, ठीक है, तब भी एंगल आपका जो है 60 वो निकल आता, ये 60 डिग्री हो जाता। अब लास्ट वाले में देखो एंगल क्या होगा, क्योंकि ये दोनों के हेड सेम जगह कोइंसाइड कर रहे हैं, टर्मिनल पॉइंट सेम जगह है, तो यानी कि एंगल हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो वो एंगल डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 155 डिग्री, है ना। तो छोटी सी बात है, लेकिन ध्यान रखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या नोटेशन है और क्या रेंज है। ठीक, अब है मल्टीप्लीकेशन विद अ स्केलर, मतलब किसी फिक्स नंबर से अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो सिंपल सी बात समझो, जैसे मान लो कोई वेक्टर है ऐसे करके, ए वेक्टर है, और तुमने क्या किया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 ए वेक्टर। तो डायरेक्शन तो जो ए वेक्टर है वो तो सेम रहा, बस बाहर एक क्या आ गया, 2 से मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो यानी कि जो तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया है उससे क्या इफेक्ट आएगा वेक्टर पे, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो जाएगा, है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 2 ए वेक्टर हो जाएगा। तो जैसा कि तुम्हें दिख रहा होगा कि तुमने किसी वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो ओरिजिनल वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। और लाइक वेक्टर्स आए हैं, आए हैं कि नहीं आए। ठीक, अब यही मान लो कि तुम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते इसी वेक्टर को, तो क्या होता, -1 से मल्टीप्लाई करने पे सिचुएशन क्या होती कि वेक्टर का डायरेक्शन पलट जाता, तो ये क्या आ जाता, -a वेक्टर, ठीक है ना। तो यानी कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके जो वेक्टर आता है वो ओरिजिनल वेक्टर के क्या रहता है, पैरेलल रहता है। और अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन सेम आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, इफ वी मल्टीप्लाई एनी वेक्टर विद स्केलर लैम्डा देन इट्स मैग्नीट्यूड विल बिकम लैम्डा टाइम, जैसे वहां 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इनफैक्ट हाँ ठीक है, लैम्डा टाइम्स द ओरिजिनल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल रिमेन सेम इफ लैम्डा ग्रेटर देन 0 एंड डायरेक्शन विल बिकम ऑपोजिट इफ लैम्डा लेस देन 0। तो इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर बेटर टर्म बोले तो मॉड लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, तो दोनों केस कवर हो जाएंगे। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना, तो जैसे मान लो किसी वेक्टर को तुमने -2 से मल्टीप्लाई किया, कोई ए वेक्टर है और उसको तुमने -2 से मल्टीप्लाई किया, तो उसका डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ऑफ -2 यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा। तो जब भी किसी वेक्टर को किसी स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे
तो मैग्नीट्यूड मॉड लैम्डा हो जाएगा। अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन सेम रहेगा, और अगर लैम्डा की वैल्यू निगेटिव होगी तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक। अब ये एकदम सिंपल सा पॉइंट है, जो मैं तुम्हें ना भी बताता तो क्लियर होता। हमें दो कोलिनियर वेक्टर्स को ऐड करना है। तो जैसे मान लो कि ये दो वेक्टर्स हैं, 7a वेक्टर प्लस 2a वेक्टर। तो ये 7a वेक्टर और 2a वेक्टर कोलिनियर है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का a वेक्टर की मदद से आ रहा है। तो इसको यानी कि आप क्या लिख सकते हो, 9a वेक्टर। तो नॉर्मल जैसे एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं वैसे ऐड कर लेंगे, और सब्ट्रैक्ट करना हो तो वो भी कर लेंगे। 7a वेक्टर माइनस 2a वेक्टर, ये कितना आ जाएगा, 5a वेक्टर। तो अगर m और n दो स्केलर हैं, तो एम ए वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर सीधे सीधे कितना हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा m प्लस एन ए वेक्टर। ठीक है। लेकिन भाई जाहिर सी बात है कि हमेशा कोलिनियर वेक्टर को तो ऐड करना नहीं होगा। हो सकता है कि हमें इस टाइप के दो वेक्टर्स हों, उनको ऐड करना हो। ठीक है। तो उनको कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक लॉ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। तो अब जरा उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अब वेक्टर ए बी वेक्टर मीन्स, यहाँ पे वेक्टर ना भी लिखा तो चलेगा, सिंपली मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक। कंसीडर अ सिचुएशन वेयर अ बॉय मूव फ्रॉम ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी, देन नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय फ्रॉम ए टू सी इज गिवन बाय ए सी वेक्टर। ठीक है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जैसे मान लो एक बॉय है जो ए से बी गया, फिर बी से सी गया। ठीक। तो ये बोलना है कि नेट डिस्प्लेसमेंट जो बॉय का आएगा वो क्या होगा, ए सी वेक्टर होगा। तो अगर हम लोग डायरेक्शन यहाँ पर बना लें, तो पहले बॉय गया है ए से बी, और फिर गया है बी से सी। तो बॉय का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए सी वेक्टर है। तो यानी कि ए सी वेक्टर को बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, ए सी वेक्टर को बोल सकते हो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, है ना। एंड दिस इज योर ट्रायंगल लॉ इन अ नटशेल। कि हमने क्या किया कि ए से सी तक जाना था, तो सिंपली दो रास्ते देख लिए ए से सी जाने के। एक ए से सी जाने का रास्ता इधर से है, और एक ए से सी जाने का रास्ता इधर से, और रास्ते में जो जो वेक्टर आए वो लिखते चलो। तो ए सी वेक्टर एक बार डायरेक्ट लिख दिया, और एक बार कैसे लिखा, ए से बी गए और बी से सी गए। लेकिन जो ट्रायंगल लॉ की लैंग्वेज है ना, ये हम लोग ने वो सिंपल लैंग्वेज बोला है कि अगर आपको ए सी वेक्टर तक जाना है तो दो रास्ते से चले जाओ। एक बार ए से सी डायरेक्ट चले जाओ, एक बार ए से बी जाओ, ए बी वेक्टर मिलेगा, बी से सी जाओ, बी सी वेक्टर मिलेगा। तो रास्ते में जो जो वेक्टर आए वो लिखते रहो। तो ट्रायंगल लॉ बेसिकली क्या करता है कि कहता है कि अगर आपको सर्टेन वेक्टर्स को ऐड करना है, तो आप क्या करो कि इनिशियल पॉइंट ऑफ सक्सेसिव वेक्टर्स को टर्मिनल पॉइंट ऑफ प्रीवियस वेक्टर पे रखो, और ये काम करते जाओ जब तक सारे वेक्टर्स आपके आ नहीं जाते। और फिर फाइनल आंसर कैसे आता है, इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर को एंड पॉइंट ऑफ फाइनल वेक्टर से जोड़ दो, एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स एंड पॉइंट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड सम वेक्टर। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे ये दो वेक्टर थे, तो ए बी और बी सी इनको ऐड करना है। तो इन्होंने क्या बोला कि ए बी वेक्टर बनाओ, ये बी का एंड पॉइंट है, इस पर बी सी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट रखो, तो वो हम लोग ने रख दिया। अब वेक्टर्स खत्म हो गए। अब रिक्वायर्ड सम वेक्टर कैसे आएगा, इसके इनिशियल पॉइंट से इसके फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दो, और वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, फाइनल पॉइंट की तरफ होगा। जैसा कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द एंड पॉइंट ऑफ फाइनल वेक्टर एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स एंड पॉइंट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड सम वेक्टर। अब जैसे मान लो तुम्हें ये दो वेक्टर ऐड करने हैं, है ना। तो क्या करो कि इसके एंड पॉइंट पर इसका इनिशियल पॉइंट रख दो आके। तो इसके एंड पॉइंट पर हमने इसका इनिशियल पॉइंट रख दिया। तो अब रिक्वायर्ड सम वेक्टर कैसे आता है, पहले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट और लास्ट वेक्टर के फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करके। ठीक है। तो ये जो, और पॉइंटिंग टुवर्ड्स एंड पॉइंट, है ना, कि जो फाइनल वेक्टर पॉइंट करेगा वो फाइनल वाले वेक्टर के एंड पॉइंट की तरफ पॉइंट करेगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड सम वेक्टर होगा। तो जैसे मान लो कि ये अगर तुम्हारा ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, तो ये कौन सा वेक्टर होगा, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन अगर बना हुआ है वैसे, ये वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और बाकी जो मैंने तरीका बताया कि इसको लिखने का तरीका है कि एक बार डायरेक्ट चले जाएं, और दूसरा तरीका क्या है कि ए से बी जाएं और फिर बी से सी जाएं, रास्ते में जो जो वेक्टर आते जाएं वो लिखते जाओ। ठीक है। अब मान लो कि दो से ज्यादा वेक्टर जोड़ने हो, जैसे मान लो ये 5 वेक्टर्स को जोड़ना है, तो इसमें भी एग्जैक्टली आपको सेम लॉजिक लगाना है कि एक एक वेक्टर उठाओ
एंड पॉइंट पे दूसरे का इनिशियल रखो, फिर यही करो, फिर यही करो, फिर यही करो, फिर फाइनल जो ए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और ई वेक्टर का फाइनल पॉइंट ज्वाइन कर दोगे तो रिक्वायर्ड सम वेक्टर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि इस ए वेक्टर को लाए यहाँ पर, ठीक है, फिर इसके एंड पॉइंट पर बी का इनिशियल पॉइंट रखा, तो ये बी का इनिशियल पॉइंट रख दिया। फिर उसके बाद क्या किया कि बी के एंड पॉइंट पे सी का इनिशियल पॉइंट ऐसे करके रख दिया, ठीक। फिर उसके बाद क्या किया कि सी के एंड पॉइंट पे डी का इनिशियल पॉइंट रख दिया, और फिर फाइनली क्या किया कि डी के एंड पॉइंट पे ये इसका ई का इनिशियल पॉइंट रख दिया। अब जो रिक्वायर्ड सम वेक्टर है वो कैसे आएगा, वो इस पॉइंट से, मतलब ए के इनिशियल पॉइंट से इसके फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने से आएगा। ए के इनिशियल पॉइंट से ई के फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने से ये जो वेक्टर आ रहा होगा ये क्या होगा, रिक्वायर्ड सम वेक्टर। मतलब ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है ये कौन सा वेक्टर होगा, ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ठीक है ना। तो और दूसरा तरीका वही कि ए से ई तक जाओ और रास्ते में जो जो वेक्टर आते जाएं वो लिखते जाओ, और एक बार जाने का तरीका यहाँ से यहाँ है ना। तो दिस इज योर सिंपल ट्राइंगल लॉ, ठीक है। और कोई भी वेक्टर जो है अगर आप उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलो तो इसको इस ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो अब जरा एक बार हम लोग वापस ट्राइंगल वाला एग्जांपल अगर सोचें फिर से, जैसे यही वाले यहीं पे देख लेते हैं कि जैसे मान लो कि इसको हम लोग बोल दें ए, इसको बोल दें बी और इसको बोल दें सी। तो हम लोग ने क्या देखा था कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी आ रहा था। दूसरी बात आप क्या बोल सकते हो कि जैसे मान लो कि ए से मुझे ए तक आना है, तो मैं ए से ए तक चलूं, तो ए से ए तक चलूंगा तो ए वेक्टर आएगा, और ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, जीरो वेक्टर। कि एक बार तो मैं क्या किया कि ए से चला और ए पर ही रुक गया तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर। और एक बार ए से ए मैं इस रास्ते से आऊं तो मुझे कौन कौन से वेक्टर मिलेंगे, मुझे ए बी वेक्टर मिलेगा, ठीक है, फिर मुझे बी सी वेक्टर मिलेगा, और फिर मुझे सी ए वेक्टर मिलेगा। और ये किसके बराबर है, मतलब ए से ए दूसरे रास्ते से आया तो ए बी वेक्टर मिला, बी सी वेक्टर मिला और सी ए वेक्टर मिला, और इन सब का सम किसके बराबर आएगा, जीरो वेक्टर के बराबर आएगा। तो ट्राइंगल में आप ये चीज बोल सकते हो कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर का सम कितना आता है, जीरो। मतलब एक ऑर्डर में अगर आप ट्राइंगल्स के अलोंग वेक्टर का सम लोगे तो वो हमेशा कितना आएगा, वो हमेशा जीरो आएगा, ठीक। उसके बाद अगर कुछ और बातें भी हम लोग ट्राइंगल लॉ में समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे हर चीज, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। जैसे मान लो कि मैंने एक वेक्टर ऐसे बनाया कुछ, ठीक है, और दूसरा वेक्टर मैंने इस डायरेक्शन में बनाया कुछ, तो इनको डायरेक्शन देके इनका नामकरण करें अगर, तो मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक। और फिर मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि ये कौन सा वेक्टर है, तो आप पॉज करके जरा सोचो कि ये कौन सा वेक्टर होगा जो मैंने अभी ये बनाया है, ठीक। तो देखो दो तरीके हैं इस बात को सोचने के, आप पहले पॉज करके एक बार सोच लो। एक आप ऐसे सोच सकते हो कि हम इस पॉइंट से, सॉरी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएं तो हमें कौन सा वेक्टर मिल रहा है, एक तो ए वेक्टर मिल रहा है। दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में रास्ते में जो जो वेक्टर मिल रहे हो वो लिख दें। तो एक तो इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहे हैं तो हमें ए वेक्टर मिल रहा है, और दूसरा इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में जो ये दो वेक्टर मिल रहे हैं दोनों सेम ही होंगे क्योंकि ये पैरेलल वाली सिचुएशन है। तो ये इस ब्लैक वाले वेक्टर को बॉक्स से डिनोट कर दिया और दूसरा वाले वेक्टर को बोल दिया वेक्टर बी, ठीक। तो बॉक्स वाला वेक्टर कितना आ गया, बॉक्स वाला वेक्टर आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यानी कि एक तरीका तो हम लोग ने ऐसे सोच लिया कि ये वाला वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। और आप कैसे सोच सकते थे, अगर आपको ट्राइंगल लॉ से सोचना हो तो ट्राइंगल लॉ से आपको अगर ये वाला वेक्टर सोचना है तो आप ऐसे सोच सकते थे कि आप ये सोचो कि अगर आप बी का डायरेक्शन पलट देते, बी का डायरेक्शन पलट देते तो ये कुछ ऐसा आता, बी का डायरेक्शन पलटने पे, और ये वेक्टर अगर बी का डायरेक्शन पलट देते तो क्या होता, माइनस बी वेक्टर, ठीक। अब देखो आपने पहले ए वेक्टर बनाया है और ये सोचो कि ये कोइंसाइडेड है इससे, है ना। अब क्या किया कि ए के एंड पॉइंट पे बी का इनिशियल पॉइंट रखेंगे तो ये वेक्टर आएगा कुछ जिस जो कि यहाँ पर बनेगा। तो वो आप ऐसे ऊपर देखो ना, ऐसे वो कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये ए वेक्टर बनाया, फिर ए के एंड पॉइंट पे बी का इनिशियल पॉइंट रखा तो माइनस बी का इनिशियल पॉइंट रखा तो ये वेक्टर आया। तो अब जो रिक्वायर्ड सम वेक्टर आता है वो कैसे आता है, ए के इनिशियल पॉइंट से माइनस बी वेक्टर के फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, जो कि वेक्टर ये होगा, और वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस माइनस
बी वेक्टर, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी इस बात को सोच सकते हो। और दूसरी चीज अगर आप इसमें गौर करो, तो अगर मॉडुलस के रेफरेंस में सोचें, तो मॉड ए माइनस मॉड बी किसके बराबर आ रहा है? आ रहा है मॉड ऑफ ए माइनस बी के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई एक सिचुएशन। मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी किसके बराबर आ रहा है? मॉड ऑफ ए माइनस बी के बराबर है ना। मॉड ए में से मॉड बी हटा दो तो यही वाले का मॉड बच रहा है। अब दूसरी सिचुएशन में तुमसे पूछूं कि मान लो अब की मैंने दो वेक्टर ऐसे बनाए, एक वेक्टर ऐसे बनाया कुछ इस डायरेक्शन में, और एक सेकेंड, एक वेक्टर मान लो इस डायरेक्शन में कुछ बना रहे हैं हम लोग, ठीक। और दूसरा वेक्टर हम लोग इस डायरेक्शन में बना रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मान लो इनका फिर से नामकरण कर दें, ये ए वेक्टर है और ये है तुम्हारा बी वेक्टर, है ना। आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट है और ये मान लो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है, पहली बात तो कि अब की क्या सिचुएशन सेम है कि डिफरेंट है, क्या है ये सोचो। बाकी आंसर आप कैसे निकाल सकते हो? आंसर आप ऐसे निकाल सकते हो कि एक तो ट्रायंगल लॉ से सोच सकते हो, और दूसरा वैसे ही सोचो कि यहां से यहां तक पहुंचना है तो रास्ते में जो जो वेक्टर आ रहे हैं वो लिख दें। तो यहां से जब यहां तक पहुंचोगे तो कौन सा वेक्टर मिल रहा है? बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, तो ये कौन सा वेक्टर मिल रहा है? माइनस बी वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर मिल रहा है? यहां से यहां तक कौन सा वेक्टर मिल रहा है? ए वेक्टर। तो यानी कि अभी भी क्या आया है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। लेकिन मॉडुलस में रिलेशन क्या आया है? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। यहां पर अगर तुम ध्यान दो तो ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, है ना। ऊपर वाले में ए और बी सेम डायरेक्शन में थे, ठीक है। एक सिचुएशन अगर और हम लोग साथ में कवर कर लें यहाँ पर, कि मान लो मैंने ए वेक्टर ऐसे बनाया है ना, ये सोचना जरूर है आपको पॉज करके, और बी वेक्टर कहीं कुछ इस टाइप से बनाया है कि ये डायरेक्शन है ए वेक्टर का और ये डायरेक्शन है बी वेक्टर का। और अब मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा वेक्टर होगा, तो जरा सोचो पॉज करके कि ये कौन सा वेक्टर होगा, है ना। तो एक तो देखो बहुत डायरेक्ट अब की सोच सकते हो कि ट्रायंगल लॉ से, कि ये ए था, ए के एंड पॉइंट पे बी का इनिशियल पॉइंट रखा तो ये बी वेक्टर आया हुआ है। तो फिर फाइनल सम वेक्टर कैसे मिलता है? ए के इनिशियल पॉइंट से बी के फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, यानी ये रिक्वायर्ड सम वेक्टर ही तो लिखा हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरीका तो ये हो गया लिखने का, और जो दूसरा वाला तरीका हम लोग बार बार चिल्ला रहे हैं कि यहां से यहां जाने पर एक तरीका तो है कि डायरेक्ट ए वेक्टर मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि यहां से पहले ब्लैक वाला वेक्टर कवर करें, उसको बॉक्स बोल दें, प्लस जब यहां से तुम यहां जा रहे हो तो बी के ऑपोजिट जा रहे हो तो ये क्या मिलेगा? माइनस बी मिलेगा। तो यानी कि जो बॉक्स वाला है, या बॉक्स वेक्टर बोल दो, जो भी बोल दो, तो वो क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा रिक्वायर्ड सम वेक्टर। और इसमें अगर तुम मॉडुलस वाला रिलेशन लिखो तो इसमें क्या आ रहा है? मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही आ रहा है, मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। और तीसरी बात अगर मैं तुमसे यहाँ पे लास्ट बात इस चीज में करूं, कि जैसे मान लो कि ये ट्राइंगल होता है ना, कि मान लो मैं एक ट्राइंगल बना लूं यहाँ पर, ऐसे, ऐसे, और ये कुछ ऐसे, ठीक। चलो तो नाम दे देने, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है। तो ये कौन सा वेक्टर होगा? ये वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहां से यहां की तरफ क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मॉडुलस वाइज बात करें तो ये मॉड ए है, ये मॉड बी है, और ये मॉड ऑफ ए प्लस बी है। और हमें पता है कि ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी से ज्यादा होता है। तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी। और अगर इसी इक्वेशन में मैं बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दूं, तो मॉड ऑफ ए, तो बी को माइनस बी से करेंगे तो माइनस बी का मॉड तो बी वेक्टर ही रहेगा, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। और तीसरी चीज आप ये भी बोल सकते हो, किन्हीं भी दो का डिफरेंस तीसरी से हमेशा छोटा होता है। तो यानी कि मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, ट्राइंगल की साइड्स हैं, लेंथ है ना, का डिफरेंस किससे छोटा होगा? तीसरी साइड से, मॉड ऑफ ए प्लस बी। और फिर बी की जगह माइनस बी कर दो तो एक और रिलेशन आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग ने जो केस देखे हैं देखो, उसमें
क्या हो रहा है, इक्वालिटी होल्ड कर रही है, जैसे यहाँ पर या यहाँ पर। तो इक्वालिटी देखो कब होल्ड करी, इन सारे ही केसेस में ए और बी कैसे वेक्टर थे, कोलिनियर वेक्टर्स है ना, लाइक या अनलाइक हो, लेकिन सारे ही केस में ए और बी कैसे वेक्टर थे, कोलिनियर वेक्टर थे। तो जो मॉडुलस की इनइक्वालिटी आएगी कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी होता है, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब वेक्टर्स कोलिनियर होंगे, वरना ये रिलेशन ट्रू रहेंगे। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, आगे चल के मैं नोट में लिखवा दूंगा इसको। तो ये इन जनरल ट्राइंगल के लिए बात हुई। और अगर इक्वालिटी होल्ड कर रही होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि पक्की बात है वेक्टर्स पैरेलल होंगे, मतलब उनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा जब लाइक वेक्टर्स होंगे, या अनलाइक वेक्टर्स होंगे तो एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। और एक अगर आप इसमें चीज और समझो कि पोजीशन वेक्टर की बात करें, तो जैसे मान लो कि अपने पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक, मतलब दो वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो मान लो कि एक पॉइंट ये है 2,3, और एक पॉइंट ये है 1,4। अगर इन पॉइंट्स के आपको पोजीशन वेक्टर बनाने होंगे तो कैसे बनाओगे, यहां से एक लाइन खींच दोगे और यहां से एक लाइन खींच दोगे। ठीक। तो अब अगर आप सोचो, तो अगर ये ए है, ये बी है, तो ये ओ ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, और ओ बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है। ठीक। अब मान लो कि अपने को ये लिखना है, ए बी वेक्टर लिखना है। तो ए बी वेक्टर लिखने का एक तरीका तो क्या है कि ए से बी डायरेक्ट चले जाओ, और एक तरीका क्या है, ए से बी डायरेक्ट ना जाके इस रास्ते से जाओ, ए से ओ जाओ और ओ से बी जाओ। तो ए से ओ जाओगे तो कौन सा वेक्टर मिलेगा, ए ओ वेक्टर मिलेगा। और फिर ओ से बी जाओगे तो क्या मिलेगा, ओ बी वेक्टर मिलेगा। तो ओ बी वेक्टर को तो ओ बी वेक्टर रहने दिया, और ए ओ वेक्टर को लिख दिया माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक। तो यानी कि ए बी वेक्टर अगर तुम ध्यान दो तो क्या आ रहा है, ओ बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और ओ ए क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये भी याद रखना है, आगे कई जगह यूज होगा कि कोई भी वेक्टर लिखना हो ए बी वेक्टर, तो अगर उसमें ए और बी के पोजीशन वेक्टर पता है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करके आप लिख सकते हो। अब मान लो कि तुम्हें ये एक रिवर फ्लो कर रही हो, तुम्हें ए से नदिया के उस पार बी पर जाना है, और तुम परपेंडिकुलर डायरेक्शन से स्टार्ट करते हो, मतलब तुम्हारी टेंडेंसी है कि रिवर, इस रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर चलो, लेकिन जो रिवर है उसके करंट की वेलोसिटी है u, और डायरेक्शन है इस तरफ। तो क्या तुम अगर रिवर के परपेंडिकुलर चलोगे तो क्या तुम बी पर ही पहुंचोगे, अगर तुम्हें ये चीज, ये एक फोर्स या एक वेलोसिटी इधर से एक्ट कर रही, तो बिल्कुल नहीं पहुंचोगे। तुम कहाँ पहुंचोगे, तुम कहीं ऐसे करके पहुंचोगे। ठीक है। तो इस टाइप के रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम लोग को एक दूसरे लॉ की जरूरत पड़ती है कि हम कहाँ पर पहुंचेंगे, और ये रिवर के वेलोसिटी वेक्टर से कितना एंगल बनाते हुए पहुंचेंगे। तो इन सारी चीजों की स्टडी हमें करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, हमें पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत पड़ती है। तो ट्राइंगल लॉ में हम लोग क्या कर रहे थे कि एक वेक्टर के एंड पॉइंट पे दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट रख रहे थे। पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग दोनों को इनिशियल पॉइंट को, दोनों के इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, इफ वी हैव टू वेक्टर्स a and b represented by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude and direction, then their sum a vector plus b vector is represented in magnitude and direction by diagonal of the parallelogram through their common point। मतलब देखो, आप सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि बोल रहे हैं कि दो वेक्टर हैं जिनके इनिशियल पॉइंट सेम है ना। आप वो थ्योरी जो लिखी उस पर ध्यान ना दो, आप इस पर ध्यान दो कि दो वेक्टर्स हैं a और b, और उनके इनिशियल पॉइंट सेम है ना। तो ये है मान लो a वेक्टर, और ये है b वेक्टर। तो इन दो वेक्टर्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे, बी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ठीक, और फिर ए के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, तो पैरेललोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बी के पैरेलल खींचा है तो ये भी बी वेक्टर होगा, और ए के पैरेलल खींचा है तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक। और इसको कुछ नाम दे देते हैं कि पी क्यू आर एस। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि इन ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सम आएगा वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा थ्रू देयर कॉमन पॉइंट। मतलब इनके कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल निकलेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल निकलेगा वो क्या कहलाएगा, वो सम वेक्टर कहलाएगा। मतलब कि सम वेक्टर कौन सा डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल होगा। ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ यही कहता है कि एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन कुछ इधर आएगा, है ना। तो
वेलोसिटी मान लो तुम्हारी इधर थी, रिवर की इधर थी, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है। और इसको आप प्रूफ ट्रायंगल लॉ से बड़ी आसानी से कर सकते हो कि आपको पी से आर तक जाना है, तो पी से आर तक एक बार तुम डायरेक्ट चले गए, और दूसरा रास्ता जाने का है कि पी से क्यू जाओ तो कौन सा वेक्टर मिलेगा, ए वेक्टर, फिर क्यू से बी जाओ तो कौन सा वेक्टर मिलेगा, आर वेक्टर मिलेगा। तो आपको कौन सा मिल जाएगा, ये पी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अगर कोई आपसे पूछे अब कि ये कौन सा वेक्टर होगा, अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर दें, एस और क्यू को, तो ये कौन सा वेक्टर आपको लग रहा है। तो इसको भी आप वही ट्रायंगल लॉ से सोचो कि हमें कहाँ जाना है, एस से क्यू जाना है। ठीक, ये देखो एस से क्यू जाना है, तो एस से क्यू डायरेक्ट ना जाके दूसरे रास्ते से चलें, तो इस रास्ते से चलोगे तो एस से आर गए और फिर आर से क्यू आए, तो एस से आर गए तो कौन सा वेक्टर मिला, ए वेक्टर। और जब आर से क्यू आ रहे हो तो कौन सा वेक्टर मिलेगा, माइनस बी वेक्टर। तो ये कौन सा वेक्टर आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और ऐसे अगर तुमसे पूछा जाए इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर एक्ट करेगा, तो वो तुम चेक कर लो खुद से, वो वेक्टर आ रहा होगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इन शॉर्ट अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि अगर मान लो कोई पैरेललोग्राम है और उसकी दो साइड, दो एडजेसेंट साइड से ए वेक्टर और बी वेक्टर आ रहे हैं, तो उनके कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल आएगा वो एडिशन वेक्टर आता है, और जो दूसरा वाला डायगोनल होगा वो डिफरेंस वेक्टर कहलाएगा। और ए माइनस बी होगा कि बी माइनस ए होगा, वो कैसे डिसाइड करेंगे, अगर ए के एंड पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा ये वेक्टर, तो देखो यहाँ पर ए वेक्टर के एंड पॉइंट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो ए वेक्टर पॉजिटिव होगा, बी वेक्टर नेगेटिव के साथ आएगा। और अगर बी के एंड पॉइंट की तरफ पॉइंट कर रहा होगा तो बी वाला पॉजिटिव और ए वाला नेगेटिव आएगा, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आएगा, है ना। तो जब भी हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं तो एक साइड रिप्रेजेंट करती है क्या, एक डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है, एडिशन वेक्टर, और दूसरा क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो चलो अब ये कुछ फिजिक्स वाली चीजें रिवाइज कर लेते हैं। For two given vectors, ये तो भी पढ़ गए हैं, for two given vectors p and q, draw a parallelogram taking them as adjacent sides, one of the diagonals represents addition vector and other represents difference vector। ठीक है। उसके बाद ये तो अभी बोल के ही हैं। उसके बाद मॉडुलस ऑफ p को हम लोग ने p से डिनोट किया है, मॉडुलस ऑफ q वेक्टर को q से, मॉडुलस ऑफ r वेक्टर को r से, और मॉडुलस ऑफ s वेक्टर को s से। r वेक्टर बेसिकली होगा क्या, एडिशन वेक्टर होगा, p वेक्टर प्लस q वेक्टर। और s वेक्टर चूंकि इसका s वेक्टर का डायरेक्शन p के एंड पॉइंट की तरफ है तो p पॉजिटिव रहेगा, तो s वेक्टर क्या होगा, p वेक्टर माइनस q वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। और ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा। बस ऊपर वाले में क्यू की जगह माइनस क्यू कर देते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। उसके बाद ये जो वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर है आर, ये पी से कितना एंगल बना रहा है, यानी कि पी के रेफरेंस में इसकी डायरेक्शन क्या है। तो मान लो ये पी से फाई एंगल बना रहा है, तो फाई किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा रिवर वाली प्रॉब्लम्स के लिए, और कैसे डिराइव होता है वो भी आपको आता होगा। उसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि अगर पी वेक्टर और क्यू वेक्टर बराबर हैं, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ पी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू है, तो ये एक रोम्बस बनाएंगे। और उस केस में जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, टू पी कॉस थीटा बाई टू। कैसे आ जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, टू पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस थीटा, टू पी स्क्वायर कॉमन ले लेना तो बाहर आ जाएगा रूट टू मॉड पी, या मॉड पी वही पी आ जाएगा। ठीक है। और वन प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, हाफ एंगल लगा देना। ऐसे ही अगर एस पूछा जाए, अगर मॉड ऑफ पी बराबर मॉड ऑफ पी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ क्यू वेक्टर है, तो एस का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा टू पी साइन थीटा बाई टू, है ना, वो भी आप निकाल के देख लेना। ठीक। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके साथ ट्राइंगल इनइक्वालिटी हम लोग ने पढ़ी थी कि वही दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है ना। तो बस आप कोई भी रैंडम ट्राइंगल बना लो और उससे ये बात आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो हम लोग ने एक ट्राइंगल बनाया कुछ ऐसे, और फिर कुछ ऐसे, और फिर कुछ ये ऐसे। ठीक। तो इसको मान लो आप बोल रहे हो कि ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, तो ये कौन सा वेक्टर होगा, ट्राइंगल लॉ से पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो लेंथ वाइज बात करें तो इस साइड की लेंथ होगी मॉड पी, इसकी लेंथ होगी मॉड क्यू, और इसकी लेंथ होगी मॉड ऑफ पी प्लस क्यू। तो मॉड ऑफ पी प्लस मॉड ऑफ क्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब दो साइड का सम तीसरी से ज्यादा होगा, और मॉड ऑफ पी माइनस मॉड ऑफ क्यू का मॉड, यानी कि दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा।
आप ये समझो कि यहाँ पर माइनस लगा दें तब भी ये चीज होल्ड करेगी, क्यू की जगह माइनस क्यू कर दो हर जगह, तो बस क्या होगा कि यहाँ पर माइनस क्यू करोगे तो सेम ही चीज आ जाएगी, यहाँ पर भी माइनस क्यू करोगे तो सेम ही चीज आ जाएगी, और यहाँ पर डायग्राम में क्या फर्क होगा, एक दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा जो कि नीचे की तरफ आ रहा होगा। ठीक। उसके बाद हम लोग ने ट्रायंगल लॉ के वक्त देखा था कि इक्वालिटी कब होल्ड करती है इन सब में, पैरेलल वेक्टर्स के केस में इक्वालिटी होल्ड करती है। तो अगर लाइक वेक्टर्स होंगे तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा उस केस में, और अनलाइक वेक्टर होंगे तो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इक्वालिटी होल्ड कब करती है, पैरेलल वेक्टर्स के केस में करती है। उसके बाद पी क्यू वेक्टर कभी भी लिखना हो, ये भी हम लोग ने अभी पढ़ा था ट्रायंगल लॉ की हेल्प से ही, तो पी क्यू वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बाद वाला, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, है ना, हमेशा याद रखना कि पहले बाद वाला आता है। तो पी क्यू वेक्टर मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। और ये भी हम लोग ने पढ़ा था कि दुनिया के किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यूनिक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स वेक्टर की तरह ये वर्क करता है। तो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रखेंगे, ट्राइंगल लॉ में जो बातें बताई गई उनको ध्यान रखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करेंगे, और फिर कोप्लेनर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आई होप इस लेक्चर के सारे कंटेंट्स आपको क्लियर होंगे, बस आप थ्योरी को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।